और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बड़ी खबर बता दें। बिहार से, बिहार चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को मिले 40 सीट, ऐसा जीतन राम मांझी कह रहे हैं। 20 सीट जीतने पर हमारी पार्टी से होगा मुख्यमंत्री। तो बहुत बड़ा बयान है ये। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब ऐसा में जीतन राम मांझी जो कि मुखिया हैं हम पार्टी के, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को 40 सीटें मिले और 20 सीट भी हमारी पार्टी अगर जीत जाती है तो हमारे ही पार्टी का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। 20-25 नंबर हो गए तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। और नरेंद्र मोदी के इतना ध्यान आने पर है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के कि अगर 20 ये जीत के आ गए बिहार विधानसभा में तो पूरे पार्टी के लोग के चीफ मिनिस्टर बना संकल्पित होकर के जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, एक बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने, अगर 20 सीटें हम जीतते हैं आगे तो हमारी पार्टी से होना चाहिए मुख्यमंत्री। इसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ना जायज है। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जदयू जहां नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बता रही है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। उन्होंने साफ तौर से पहले प्रधानमंत्री का नाम लिया कि प्रधानमंत्री की हम पर नजर है, वो हम पर ध्यान देते हैं। तो 20 सीट अगर हमारी पार्टी जीत गई, हमारे पार्टी के 20 विधायक जीत कर आते हैं तो अगला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से ही होगा। अब उन्होंने क्यों ये बयान दिया है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल मांझी आए दिन ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हमें 40 सीट चाहिए, फिर उन्होंने कहा हमें 20 सीट एनडीए में चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, फिर उन्होंने कहा था हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम केंद्रीय कैबिनेट छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब उनका ये बयान आना कई तरह के सवाल जो है वह खड़े कर रहा है। लेकिन अमूमन ये भी देखा जाए कि वो बयान देकर पलट भी जाते हैं, तो अब क्या पलटते हैं, अपने बयान पर कायम रहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उनका बयान ऐसे समय में आया है जब जदयू की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री चेहरा है। और यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ये जरूर कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन जब आप बीजेपी से पूछे नीतीश सीएम बनेंगे ना सरकार के पास, बीजेपी कुछ बोलती नहीं है। कयास बहुत सारे, और ऐसे में आपने कहा कि जदयू की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि हमारी ही पार्टी का मुखिया यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और ऐसे में हम पार्टी से जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। कई बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है। ऐसे में आज जो उन्होंने बयान दिया है कि अगर हमारी पार्टी को 40 सीटें दी जाती हैं तो उसमें से 20 सीटें भी अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो उनकी पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा बिहार का। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में कचरे के ढेर में धमाका हो गया। कचरा साफ करते वक्त एक पेंट बॉक्स में विस्फोट हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आया है। जैसे ही धमाका होता है अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो जाता है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और सैंपल कब्जे में ले लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी हुई है कि क्या ये किसी की करतूत है, पेंट बॉक्स के अंदर क्या कोई विस्फोटक रखा गया था, क्या कोई विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, ये बड़ा सवाल है। और ये किसकी हरकत है, इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, पूरा अपडेट दें। पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है और सीसीटीवी फुटेज में भी बड़ा धमाका होता हुआ आ रहा है नजर। जी देखिए, ये कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का इलाका है, रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जोन का। मेटशल इंडस्ट्रियल एरिया में के पास एक कूड़े के डंप में, ढेर में ये रविवार की सुबह में धमाका होता है। एक कचरा बिनने वाला शख्स है, वो कचरा हटाने का काम कर रहा था और तभी ये सस्पेक्टेड ब्लास्ट होता है। पुलिस ने और फॉरेंसिक की टीम अब उस ढेर से सारे सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। ब्लास्ट का कारण क्या है, क्या ये केमिकल का कोई ब्लास्ट है या कोई अन्य तरीके का ब्लास्ट है, इसकी जांच और पड़ताल की जा रही है। इस दौरान जो घायल शख्स है उसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर भी आपको इस वक्त की बता देते हैं। कुणाल कामरा को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। जो बड़ी खबर है एक बार जल्दी से आपको बता दें तो कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कॉमेडियन कुणाल कामरा जिन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के स्टैंड अप कॉमेडी में भद्दी कॉमेडी कर दी, ऐसे में अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिवसेना एमएलए मुरजी पटेल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। कुणाल कामरा को मुरजी पटेल की चेतावनी भी
दी गई। मुरजी पटेल ने कहा कुणाल कामरा 2 दिन के भीतर माफी मांगे, माफी अगर नहीं मांगी तो कालिख पोतेंगे, ये कह रहे हैं जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, उनका जो एमएलए हैं मुरजी पटेल, उनका कहना है कि माफी मांग ले 2 दिन के भीतर, नहीं तो चेहरे पर कालिख पोत देंगे। हास्य कलाकार छोटा सा है, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इतने बड़े नेता का नाम लेके उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए सब स्टैंड करते हैं। पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। तो देखा आपने कैसे कुणाल कामरा को लेकर के कितना बवाल मचा है और ऐसे में अब उद्धव माफ कीजिएगा शिंदे गुट के जो एमएलए हैं उनका भी बयान सामने आ गया। वो कह रहे कि माफी मांग ले, नहीं तो उनका बाहर निकलना सड़कों पर मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत गर्म होती नजर आ रही है। यहाँ पर शिंदे गुट के शिव सैनिक कामरा की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं उद्धव गुट के संजय राउत ने कुणाल कामरा का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान से सरकार को मिर्ची लगी है। देखिए, कुणाल कामरा के खिलाफ गुस्सा फूटा एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में, जहां बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ता जमा हुए, नारेबाजी की और कुणाल कामरा के पोस्टर चलाए, कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग की। कुणाल कामरा आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है, आपके पीछे लगेंगे ना, भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा, इतना याद रखो। शिंदे की सेना ने उद्धव की सेना पर आरोप लगाते हुए हमला किया तो उसका जवाब भी आया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर कहा कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। उनके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी, आप कमजोर गृह मंत्री हो। और चलिए अब 7 सेकंड न्यूज में खबर दिल्ली से। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर के सस्पेंस अब भी बरकरार है, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप अब भी जारी। मामले पर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बार एसोसिएशन की बैठक होगी, तो वहीं नोट बरामद होने के आरोपों से घिरे जज यशवंत वर्मा खुद को बेकसूर लगातार बताए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत शर्मा के घर नोटों के बंडल कैसे आए, ये जस्टिस वर्मा के थे या किसी और ने रखे थे, ऐसे तमाम सवालों पर बरकरार सस्पेंस के बीच आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 1:15 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक है, जिसमें केंद्र सरकार से मामले की जांच सीबीआई या ईडी से कराए जाने, सियासी पार्टियों और सांसदों से महाभियोग लाने की सिफारिश की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कैश कांड की जांच कर रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। आरोप पूरी तरह से निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। और संभल हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने संभल जामा मस्जिद सदर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये है संभल की जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली, जिन्हें हिंसा के मामले में पूछताछ के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। पेशे से एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उस गाड़ी के आसपास खड़े होकर वकीलों ने नारेबाजी की, जिसमें जफर अली को ले जाया जा रहा था। जफर अली को चंदौसी कोर्ट लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जफर अली ने खुद को बेकसूर बताया। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एहतियातन पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसको ये इस अर्थ में आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर मिश्रित जनसंख्या है
और इस समय त्योहारों का सीजन भी चल रहा है और पिछले कुछ समय से जमीन सुरक्षिलता काफी बढ़ी हुई है। तो पुलिस और प्रशासन प्रतिबद्ध है कि हम यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसका अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर के करारा पलटवार किया है। देखिए, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद का बचाव किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा प्रहार किया। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। और औरंगजेब से महाराणा सांगा तक विवाद की कतार लग गई है, जिस पर आरएसएस ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी आक्रांता को आइकॉन नहीं कहा जा सकता। संघ की माने तो आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा देखिए। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा सिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। और सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। राज्यपाल के साथ साथ कई मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि वक्फ संशोधन बिल की वजह से नाराज 7 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार सिरे से किया। देखिए, बिहार में आज भी सियासी इफ्तार फुल रफ्तार में दिखेगा। आज नंबर है पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी का, जो इस साल राबड़ी आवास पर नहीं बल्कि आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर होगी, जिसमें लालू राबड़ी, तेजस्वी समेत आरजेडी के सभी बड़े नेता होंगे और वो मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे, जिन्होंने रविवार को नीतीश की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया था। हर साल की तरह इस साल भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई मंत्री, विधायक और नेता इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वो 7 मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे, जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर नाराजगी जताते हुए नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का ऐलान किया था। कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है, तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। और योगी सरकार आज अपने 8 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने जा रही है। वहीं सीएम योगी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सरकार के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस मौके पर बीजेपी यूपी सरकार की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी। आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन संवाद करेगी। जितना कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं को बढ़ाने के लिए किया है, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 33% आरक्षण करके महिलाओं को एक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो महिलाओं को जो नेतृत्व करने का एक
प्लेटफॉर्म दे रही है वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कि पूरी तरह से असफल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 8 साल में इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया, वही ढाक के 3 पात, लगातार वही चीज़ें। आप बजट भी देखिए, जो सरकार अपने ही वादे न पूरा कर पाए तो उसकी असलियत स्पष्ट हो चुकी है। और इसी बीच यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली, उन्हें सख्त निर्देश जारी किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ को लेकर के योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में आने वाले त्योहारों के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, लोगों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसे लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं, कानून व्यवस्था में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैत्र नवरात्रि रामनवमी पर सुरक्षा मजबूत करें, ईद बैसाखी पर भी सुरक्षा कड़ी रखें, अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। त्योहार को लेकर धर्म गुरुओं से संवाद किया जाए, अफवाह फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। सीएम योगी ने रामनवमी और ईद को लेकर निर्देश जारी किए। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। महाकुंभ जैसे पावन पवित्र आयोजन में जिन हिंदू भाई बहनों की जान गई है या खो गए हैं, न उनको सरकार मुआवजा देना चाहती है, न उनको ढूंढना चाहती है, तो ये सनातन लोग हैं क्या? ये सनातनी लोग नहीं हो सकते हैं। और आज दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्र के पहले दिन कैग रिपोर्ट की अगली किश्त जाएगी, जो कि डीटीसी से जुड़ी होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार को घेरने का ऐलान किया है। देखिए, कल बजट सत्र का पहला दिन है, सदस्यों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। 25 तारीख को बजट पेश होगा और इस सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साफ है कि आज से शुरू होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के तरकश से तीर छूटेंगे, लेकिन एक नई प्रथा के साथ। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जितने वर्ग दिल्ली के विकास में जुड़े हैं, उन सबको वहां बुला के इस बजट के विकसित बजट के खीर की मिठास पहले उन्हें चखाएंगे। बजट सत्र के लिए आम आदमी पार्टी भी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में। आप अभी तक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए नहीं मिलने और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने जैसे मुद्दे को उठाएगी और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। और मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं और तमाम खुलासों के बीच मुस्कान के माता पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी देने की मांग की है। एबीपी न्यूज को मुस्कान और सौरभ की कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें सौरभ के मर्चेंट नेवी से लेकर मुस्कान के साथ शादी और उसके साथ बिताए गए पलों का अक्स कैद है। क्या एक पल के लिए भी इन तस्वीरों को जहन में रखकर ये सोचा जा सकता है कि मुस्कान अपने पति सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतार देगी? इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कहेगा, लेकिन इन तस्वीरों के इतर स्याह हकीकत यही है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फांसी की सजा होनी चाहिए जी मेरी बेटी को, तो दोनों को ही होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सजा मिल जाएगी तो शायद पूरे समाज को, बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि गलत नहीं करना और गलत संगत कभी नहीं करनी। इस बीच मुस्कान और साहिल की दरिंदगी के शिकार हुए सौरभ का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 27 फरवरी का है, यानी उसकी बेटी के जन्मदिन से एक दिन पहले का। वीडियो में सौरभ अपनी बेटी के साथ एक दुकान में दिख रहा है, जहां उसे वो अपने साथ बर्थडे के कपड़े दिलवाने ले गया था। और 7 की न्यूज में अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात भारत पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर में जंगलों में आतंकियों की खबर मिली, उन्हें घेर लिया गया और आज सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा पर हीरानगर के सान्याल गांव में आतंकियों को घेर लिया गया है। गांव का एक दंपत्ति जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। जंगल से लकड़ियां लेते समय इस दंपत्ति को 5 आतंकियों ने घेर लिया।
आतंकियों के चंगुल में फंसे इस दंपत्ति ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकी होने की सूचना दी। इन्हें को मैं बड़ियां थोड़ी अगुआ कटने मैं ठीक है ये अगे गए कटन सर जी ये अगे गए ना कटना उन्हें दी बावा पकड़ लिया उत्थे छप्पे रहे दोनों एक ने इथों पकड़ लिया दो ने बावा पकड़ लिया मैं कहा भैया जी इन्हें की छड्डी दे वास्ते कुछ नहीं करदे महा तुसें ते तुसें जोड़ा काम करना है घरों महा। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंगल में कुछ राउंड फायरिंग भी हुई। इस बीच रविवार को सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुंछ जिले के सुरनकोट में सांगला टॉप में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि जंगल के अंदर आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकी ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक और नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए एसटीएफ जवानों की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली किस कदर बौखलाए हैं, ये तस्वीर उसका प्रमाण है। तस्वीर बीजापुर के मदेड़ और भोपालपट्टनम के बीच गोरला की है, जहां हाईवे पर नक्सलियों ने एसटीएफ जवानों की गाड़ी को तब निशाना बनाने की कोशिश की जब जवान नक्सल विरोधी अभियान से वापस लौट रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि हाईवे पर इसकी वजह से बड़ा गड्ढा बन गया। धमाके के कारण ड्राइवर समेत 2 जवानों को मामूली चोट आई। एक और उस धमाके के बाद की तस्वीरें हैं जो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया, तो दूसरी ओर नक्सलियों के हथियार डालने की तस्वीरें हैं। मुख्य धारा में लौटने की शुरुआत की है। तस्वीरें बीजापुर सीआरपीएफ मुख्यालय की हैं, जहां 22 नक्सलियों ने डीजी सीआरपीएफ की मौजूदगी में स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया। 22 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं। तो पब्लिक है, उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है।